हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट हम करेंगे दो ध्रुवीयता का अंत। और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। मैं आपको इस वीडियो में इस चैप्टर की कंप्लीट समरी जो है वो डिटेल में बताऊंगा बिल्कुल। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको यहाँ पे सारी PDF मिल जाए करेंगी, सारे अपडेट्स, क्वेश्चन पेपर्स और जो न्यूज़ है, न्यूज़ मतलब आपके जो एग्जाम से रिलेटेड या आपके CBSE में कोई नई अपडेट आती है तो आपको सारे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाए करेगी। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और वेबसाइट पे हमारी डिटेल में आपको नोट्स मिलेंगे। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये हमारी वेबसाइट है, eklavyastudypoint.com। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। आप यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, इस वीडियो को। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें शीत युद्ध का पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले आपकी बुक में शीत युद्ध वाला चैप्टर होता था, लेकिन 2 साल पहले उसको डिलीट कर दिया गया। और जब तक आप शीत युद्ध वाले चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको दो ध्रुवीयता का अंत जो चैप्टर है वो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये सारे टॉपिक समझने हैं। मैं आपको पूरा रिलेट करके समझा के फिर आगे टॉपिक पे आऊंगा, डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी तरह की। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा शीत युद्ध का क्या अर्थ है। देखिए, शीत युद्ध क्या होता है इसका मतलब समझिए। देखिए, शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जहां तनाव और संघर्ष तो होता है परंतु युद्ध नहीं होता। समझ रहे हो? यानी कि एक ऐसी कंडीशन हो जाती है, एक ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पे संघर्ष रहता है, तनाव रहता है, एक डर का माहौल रहता है और हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब युद्ध हो जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं होता। यानी युद्ध की संभावना तो पूरी होती है, यानी युद्ध की संभावना बनी रहती है, ऐसा लगता है कि युद्ध हो जाएगा, परंतु वास्तविक रूप में कोई भी रक्त रंजित युद्ध नहीं होता। रक्त रंजित का मतलब है कोई भी खून खराबे वाला युद्ध नहीं होता। ठीक है, तो शीत युद्ध का मतलब क्या हुआ? सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो शीत युद्ध जो है एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जहां पर ऐसे मतलब हालात बन जाते हैं जिसमें लगता है कि दो पक्षों के बीच में युद्ध हो सकता है। ठीक है, युद्ध की पूरी संभावना हो जाती है, ऐसा लगता है युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में उनके बीच में कोई युद्ध नहीं होता। तो इसको हम शीत युद्ध कहते हैं। अब समझते हैं थोड़ा सा हम आगे। देखिए, अब बात करेंगे कि शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर हमारे कौन से कार्यकाल में, कौन से काल में रहा है। तो देखिए, सन 1945 से लेके सन 1991 तक का जो समय था इसको हम शीत युद्ध के दौर के रूप में जानते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ इस काल में जो इसे हम शीत युद्ध कहते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, शीत युद्ध का मतलब क्या था। देखो, एक तरफ था USA यानी अमेरिका और एक तरफ था USSR यानी कि सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में बिल्कुल वैसी ही स्थिति हो गई थी जैसी मैंने आपको बताई है। इनके बीच में क्या था, ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में युद्ध हो सकता है, युद्ध की पूरी संभावना बन चुकी थी। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, भय में रहते थे, हमेशा इनको डर रहता था कहीं आपस में युद्ध ना हो जाए, परंतु इनके बीच में कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ। तो ये 1945 से लेकर 91 तक ऐसी ही कंडीशन चलती रही। इसी को हम कहते हैं शीत युद्ध का दौर। ठीक है, आगे देखते हैं। इस काल में क्या होता है, USA यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि USSR, इनके बीच में तनाव जैसी स्थिति थी, तनाव था, संघर्ष था, डर था। ठीक है, भय का माहौल था, इसे शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है, इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। तो क्लियर हो गया आपको? पहले मैंने बताया शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, आप समझ गए शीत युद्ध क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया कि ऐसा कब हुआ था, तो 1945 से लेकर 1991 तक हुआ था। ठीक है, किसके बीच में ये कंडीशन हुई थी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ था। इतना आपको क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो, अब बात करते हैं दो ध्रुवीय विश्व की। अब ये दो ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है ना वो यही है, दो ध्रुवीयता का अंत। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो ध्रुवीय का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए, दुनिया जो थी इस समय में दो ध्रुवों में बट गई थी। एक तरफ था USA यानी कि अमेरिका और दूसरी तरफ है USSR यानी कि सोवियत संघ। अब USA ने क्या किया, बहुत सारे देशों को अपने साथ जोड़ लिया। कई सारे देश जो हैं वो USA वाले गुट में शामिल हो गए। ऐसे ही बहुत सारे देश जो थे वो USSR यानी कि सोवियत संघ वाले गुट में शामिल हो गए। यहां तक आपको समझ में आया? देखिए, USA और USSR ने क्या करा, दुनिया को बांट दिया।
कुछ देश यूएसए की तरफ चले गए और कुछ देश यूएसएसआर की तरफ चले गए, ठीक है। और ये जो बंटवारा था ये कैसे हुआ, इन्होंने क्या किया, एक यूरोप जो है महाद्वीप है, अब समझिए यूरोप महाद्वीप में एक जर्मनी नाम का देश है, ठीक है। जर्मनी में इसकी राजधानी होती थी बर्लिन। इन्होंने क्या किया, बर्लिन में एक दीवार बना दी जिसको कहा जाता है बर्लिन की दीवार। ये बर्लिन की दीवार जो थी 1961 में बनाई गई, ठीक है। ये बर्लिन की दीवार है और बर्लिन की दीवार के एक तरफ है पश्चिमी खेमा जो यूएसए वाला है, दूसरी तरफ है पूर्वी खेमा जो यूएसएसआर वाला है। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया कि दो ध्रुवीय विश्व कैसे हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, इन्होंने क्या करा, दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ यूएसए और यूएसए के साथी देश थे, तो दूसरी तरफ यूएसएसआर और यूएसएसआर के साथी देश थे। इस तरीके विश्व जो है दो गुटों में बंट चुका था। बंटवारा कहाँ पे हुआ था, यूरोप महाद्वीप में हुआ था। यूरोप महाद्वीप में किस देश में, तो आपको कहना है जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पे, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन होती थी, बर्लिन में। बर्लिन में उन्होंने क्या किया, एक दीवार खड़ी कर दी जिसको क्या कहा जाता है, बर्लिन की दीवार। कब खड़ी की गई थी, 1961 में, और यहीं से दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, ठीक है। अब समझिए विश्व दो खेमों में बट गया था। एक पश्चिमी खेमा, कौन सा पश्चिमी खेमा, जो यूएसए वाला है यानी अमेरिका वाला। दूसरा पूर्वी खेमा, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, इसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे पश्चिमी खेमा हो गया, पूर्वी खेमा हो गया। इसको देखो, इसको पश्चिमी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम वेस्ट ब्लॉक और ईस्ट ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा जो यूएसए वाला जो खेमा है, इसको हम पहली दुनिया के नाम से भी जानते हैं। और जो यूएसएसआर वाला जो खेमा है, जो गुट है, इसको हम यूएसएसआर को दूसरी दुनिया के नाम से भी जानते हैं। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए आपके पेपर में, दूसरी दुनिया वाला पूछ लेते हैं कई बार। तो दूसरी दुनिया अगर आपसे पूछे दूसरी दुनिया क्या है, तो आप बताओगे कि जो सोवियत संघ और उसके खेमे में जो शामिल जो देश थे, इन्हीं को हम दूसरी दुनिया के देश कहते हैं, ठीक है, या दूसरी दुनिया कहते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा ना मैप में देख लेते हैं। देखिए जो चीज मैंने आपको अभी बताई है वही आप देखो, ये वर्ल्ड का मैप है आपके सामने, ठीक है। और वर्ल्ड के मैप में ये यूरोप है, यूरोप में ये जर्मनी है। जर्मनी में मैंने ऐसे ही बीच में आपको समझाने के लिए डिवाइड कर दिया है। और इधर के जो देश आ गए थे ये सारे, ये किस में आ गए थे, ये पश्चिमी आ गए थे, यानी कि यूएसए वाले ही हैं, ठीक है, इधर के देश। और जो इधर पूर्वी साइड में है ये यूएसएसआर वाले हैं, यानी कि सोवियत खेमे वाले देश हैं। ज्यादातर देश इस तरीके से बट गए थे। कुछ देश ऐसे भी थे जो इनमें शामिल नहीं हुए थे, ठीक है, लेकिन ज्यादातर देश इनमें शामिल हो चुके थे। तो मैप में आपको पता लग गया। अब बात करते हैं यूएसए और यूएसएसआर के बारे में थोड़ा और डिटेल में। देखिए एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ सोवियत संघ है। इनके बीच में क्या है, देखो कोई युद्ध नहीं हो रहा, केवल युद्ध की संभावना है, ठीक है। युद्ध तो नहीं हो रहा लेकिन युद्ध की संभावना है। कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में शीत युद्ध चल रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं, दोनों ही हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, दोनों ही ये चाह रहे हैं कि वो ज्यादा ताकतवर हो जाएं। और दोनों को ये डर सताता रहता है, कहीं यूएसए को लगता है कहीं यूएसएसआर उस पर आक्रमण ना कर दे, और यूएसएसआर को ये लगता है कहीं यूएसए उस पर आक्रमण ना कर दे। दोनों एक दूसरे से डरे भी रहते हैं, ठीक है। इसी को शीत युद्ध का दौर कहा गया, क्योंकि शीत युद्ध जैसी कंडीशन हो गई थी। अब क्या क्या है इनके बीच में ये देखिए। सबसे पहले देखो इनके बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी रही, ठीक है। हमेशा ऐसा लगता था कि युद्ध हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं, पर युद्ध की स्थिति हमेशा थी। इसके बाद अगला पॉइंट है कि हथियारों की होड़। इनके बीच में क्या था, हथियारों की होड़ बनी रही। दोनों ही महाशक्तियां ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करने में लग गए, परमाणु हथियार इकट्ठा करने में लग चुके थे। फिर क्या हुआ कि शक्ति बढ़ाने का प्रयास, दोनों ही महाशक्तियों ने अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है। चाहे वो आधुनिक हथियार के रूप में हो, चाहे वो परमाणु हथियार के रूप में हो, या सैनिक या सैन्य रूप में हो, ठीक है। दोनों ने ये चाहा कि उनकी जो शक्ति है वो बढ़ जाए, ठीक है। संघर्ष की स्थिति, अब देखो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में 1945 से लेके 91 तक पूरी की पूरी जो स्थिति थी वो संघर्ष और तनाव वाली स्थिति थी, ठीक है। संघर्ष की स्थिति थी, तनाव की स्थिति थी। इसके अलावा इनके बीच में भय का माहौल था। भय का माहौल कैसे था, क्योंकि ये हमेशा डरे रहते थे कहीं एक दूसरे के साथ इनका युद्ध ना हो जाए। क्योंकि डरते क्यों थे, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर थे। अगर इनके बीच में युद्ध हो जाता ना तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दो ध्रुवीयता का अंत। यहां से अपना चैप्टर शुरू हो रहा है, यहां से। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग का जो इंट्रो बताया है इतना बड़ा, वो इसलिए बताया ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दूंगा चैप्टर 1 का, आपको वो जरूर देखना है। जब तक आप उसे नहीं देखोगे तब तक आपको चैप्टर जो है वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं दो ध्रुवीयता का अंत।
तो यहाँ पे आप दो ध्रुव समझ चुके हो। पहला ध्रुव क्या है, यूएसए है, दूसरा ध्रुव क्या है, यूएसएसआर है। अब दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, इसके ऊपर हमारा चैप्टर है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या होता है कि सन 1991 में सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, इसका विघटन हो गया। अब आप ये सोचोगे कि दोनों ही महाशक्ति थी, अमेरिका भी बहुत ताकतवर था, सोवियत संघ भी बहुत ताकतवर था। आखिर ऐसा क्या हो गया सोवियत संघ के साथ कि सोवियत संघ टूट गया, यानी इसका विघटन हो गया। विघटन का मतलब है टूट जाना। और इस प्रकार जैसे ही सोवियत संघ टूट जाता है, इस प्रकार दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है, क्योंकि दो ध्रुव थे। अब मान लो यूएसएसआर खत्म हो गया, तो दो ध्रुवीयता तो खत्म हो गई। अब क्या बचा, विश्व एक ध्रुवीय हो चुका था, ठीक है। तो अब विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा और विश्व एक ध्रुवीय हो गया। तो यहाँ पे क्लियर है, पहले दो ध्रुव होते थे, अब एक यूएसएसआर जो था वो खत्म हो चुका है, तो अब कौन बचा है, यूएसए बचा है। और विश्व क्या हो गया, एक ध्रुवीय बन चुका है, क्योंकि विश्व में एकमात्र महाशक्ति जो है वो अमेरिका बची है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। यहाँ पे एक टॉपिक बर्लिन की दीवार, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसको ले लेते हैं। देखिए क्योंकि इसमें से ना क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखोगे तो इसमें से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए बर्लिन की दीवार आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक दीवार है जो बर्लिन में बनाई गई थी। इसके एक तरफ तो यूएसए है यानी कि पश्चिमी खेमा, दूसरी तरफ यूएसएसआर है यानी कि पूर्वी खेमा। ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं, तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। आप देखते हैं, बात करते हैं बर्लिन की दीवार की। तो देखिए बर्लिन की दीवार जो है ये कब बनी थी, 1961 में बनी थी। आपको याद होना चाहिए, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। कितने वर्षों तक खड़ी रही थी ये 28 वर्षों तक खड़ी रही थी ये दीवार, ये भी आपको पता होना चाहिए। 150 किलोमीटर लंबी थी ये दीवार, और ये दीवार जो थी पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी पेपर में आया हुआ है। अब यहां समझते हैं। देखिए पूंजीवादी और साम्यवादी का मतलब क्या है। देखिए एक तरफ है यूएसए है, एक तरफ है यूएसएसआर। यूएसए जो है ना, जो अमेरिका है, वो किस विचारधारा को मानता है, तो ये पूंजीवादी विचारधारा को मानता है, ठीक है। अमेरिका का मानना है कि पूंजीवाद सबसे बेहतरीन व्यवस्था है, ऐसा अमेरिका मानता है। लेकिन जो सोवियत संघ है वो कहता है कि नहीं, जो समाजवाद है और जो साम्यवाद है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। तो इन दोनों के बीच में विचारधाराओं की भी लड़ाई थी, क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद को बेहतर मान रहा था, तो दूसरी तरफ जो सोवियत संघ था वो कहीं ना कहीं साम्यवाद को बेहतर मानता था। और इन दोनों के बीच में यानी पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच में विभाजन का जो प्रतीक थी वो बर्लिन की दीवार थी। बिल्कुल क्लियर है। बर्लिन की दीवार जो थी 9 नवंबर 1989 को इसको वहां की आम जनता ने गिरा दिया था, ठीक है। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था, वहां की आम जनता ने। तो जैसे ही बर्लिन की दीवार को वहां की आम जनता गिरा देती है, उसके बाद क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम सोवियत प्रणाली की, ठीक है। सोवियत प्रणाली क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको जो जो टॉपिक करा रहा हूं वहीं से क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन भी इसके बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोवियत प्रणाली क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूएसएसआर। अभी तक मैं यूएसएसआर आपसे शॉर्ट में बोलता आ रहा हूं, इसको समाजवादी सोवियत गणराज्य कहते हैं। देखिए ये कब अस्तित्व में आया था, कब बना था, जब रूस में क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति के बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। 1917 में क्या हुआ था, रूस में क्रांति हुई थी 1917 में। 1917 में जब रूस की क्रांति हुई थी, उसके बाद यूएसएसआर जो था यानी सोवियत संघ जो था अस्तित्व में आया था। और जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ है, ये 15 गणराज्यों को मिलाकर बना है, ठीक है। ये भी याद रखना है, इसमें से एक है रूस जो बहुत ही ताकतवर था, इसके अलावा 14 और गणराज्य, तो इनको मिला के बना था यूएसएसआर। यूएसएसआर को आप अकेला मत समझना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं, इस क्रांति में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया। देखिए जो 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी, इसमें पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया था, क्योंकि ये समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। ये समाजवाद को बेहतर मानती थी, पूंजीवादी व्यवस्था को सही नहीं मानती थी, ठीक है। और इसमें जो निजी संपत्ति होती है, इसके सिस्टम को भी कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया गया था। पूंजीवाद में क्या होता है, निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन समाजवाद में ये चीजें नहीं होती। तो अब क्या है, इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया है, तो जाहिर सी बात है जो चीजें समाजवाद में बेहतर मानी जाती होंगी उसको इन्होंने अपनाया। तो ये तो थी सोवियत प्रणाली। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, वो है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं।
सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता है इसको देखते हैं। देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था का इसमें विरोध किया गया था, मैंने जस्ट अभी बताया आपको। क्या बताया कि जब ये क्रांति हुई थी 1917 की, उसके बाद सोवियत प्रणाली जो है, यूएसएसआर जो है वो आया था। तो इसमें पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया था और समाजवादी व्यवस्था जो है उससे कहीं ना कहीं ये प्रेरित थी। ये आपको पहले भी बता दिया। इसके बाद देखो अगला पॉइंट, सोवियत प्रणाली नियोजित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, सोवियत प्रणाली जो थी वो नियोजित अर्थव्यवस्था थी। इसका क्या मतलब है कि सोवियत प्रणाली में जो अर्थव्यवस्था होती थी वो पूरी नियोजित, नियोजित का मतलब होता है प्लान्ड। ठीक है, पूरी पहले से ही प्लानिंग की जाती थी, उसके अनुसार सब कुछ चलता था। इसके बाद देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी पार्टी का दबदबा था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जैसे भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे एक ही पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, इसको साम्यवादी पार्टी हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पे दबदबा था और यहाँ पे न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध थी। यानी कि जो लोग यहाँ पे रहते थे सोवियत संघ में, उनको जो बेसिक चीजें, बेसिक न्यूनतम क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बेसिक चीजें होती हैं। तो ये सारी की सारी सुविधाएं जो थी यहाँ पे उपलब्ध थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बेरोजगारी यहाँ पे नहीं थी बिल्कुल भी, और यहाँ पे जो संचार प्रणाली थी वो बहुत ही उन्नत थी, यानी बेहतरीन व्यवस्था थी। मिल्कियत का प्रमुख जो है, प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। अब मिल्कियत का मतलब यहाँ पे है सत्ता से, यानी जो शासन होता था वो राज्य के हाथ में होता था। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है। ठीक है, यानी कि सरकार के हाथ में ही सब कुछ होता था, पूरी सत्ता जो थी वो सरकार के हाथ में थी। ठीक है, प्राइवेट कुछ भी नहीं था, जैसे पूंजीवाद व्यवस्था में होता है ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं था। इसके अलावा क्या था, उत्पादन के जो साधन है उस पर राज्य का नियंत्रण होता था। ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, यानी उत्पादन के जो साधन थे उस पे सरकार का नियंत्रण था। दूसरी दुनिया पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया और इन समाजवादी देशों को ही दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई। ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ था यूएसए वाला हिस्सा, एक तरफ था यूएसएसआर वाला हिस्सा। जो यूएसएसआर वाला हिस्सा था इसको हम किस नाम से जानते थे, दूसरी दुनिया के नाम से। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो यूएसएसआर वाला जो हिस्सा था उसको हम दूसरी दुनिया के नाम से जानते थे, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी दुनिया को समझ लेते हैं। तो दूसरी दुनिया जो है पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। देखिए, दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ यूएसए यानी कि अमेरिका वाला गुट था, इसको कौन सी तर्ज पे ढाला गया था, ये थे पूंजीवादी देश। याद रखना, पेपर में आएगा। यूएसए वाले जितने देश थे वो पूंजीवादी व्यवस्था को मानते थे, लेकिन दूसरी तरफ जो यूएसएसआर वाले थे ये कहीं ना कहीं समाजवाद को मानते थे। ठीक है, तो यही कहा गया है कि जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, ठीक है, वो समाजवादी प्रणाली की तर्ज पे इनको ढाला गया था और इन समाजवादी देशों को ही दूसरी दुनिया के नाम से हम जानते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिखाइल गोर्बाचेव और उनकी सुधारों की नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। मिखाइल गोर्बाचेव के साथ क्या था कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ये 1985 में, यानी कि आपकी बुक में एनसीईआरटी में ऐसा लिखा होगा कि 1980 के दशक के मध्य में यानी 1980 के दशक का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। 80 का दशक है मतलब 80 से लेकर 90 तक की बात चल रही है। ठीक है, 1980 से 90 तक के, और इसके मध्य में यानी 1985 में, ये आपकी बुक में लिखा होगा। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो 1985 में 1985 में क्या बने थे, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत संघ में उसके महासचिव बने थे। ठीक है, अब क्या था आपको पता है कि यूएसए के साथ कंपटीशन था, किसका, यूएसएसआर का। इनके बीच में हमेशा कंपटीशन रहता था। अब यूएसए जो था वो सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसए जो था बहुत आगे निकल गया था, यानी कि डेवलप हो गया था। लेकिन यूएसएसआर जो था वो थोड़ा पिछड़ गया था। अब ऐसे में मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो यहाँ पे आए थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा कि यूएसएसआर में कुछ सुधार कर देते हम, और सुधार करेंगे तो हम कहीं ना कहीं यूएसए के बराबर पहुंच जाएंगे या हम उसके कंपटीशन में आ जाएंगे, ऐसा इन्होंने सोचा। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो आए तो थे सुधार करने के लिए, उन्होंने जो भी सोचा था वो सब अच्छा ही सोचा था कि यूएसएसआर के लिए कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन इन्होंने सुधार जो किया उसके कहीं ना कहीं गलत परिणाम हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ था इसको समझते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उन्होंने क्या प्रयास करे थे। ठीक है,
क्या प्रयास किए थे इन्होंने सुधार के लिए? तो देखिए मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद देखिए पश्चिमी देश इस समय में सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे निकल गए थे। गोर्बाचेव जो थे, इन्होंने सोचा कि सोवियत संघ को कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के बराबर में लाने के लिए यहाँ पे सुधार करना चाहिए, कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए, इन्होंने ऐसा सोचा। फिर मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति चलाई। अब ये जो ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका दो शब्द हैं, ये रशियन लैंग्वेज के शब्द हैं। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, आपको इसका मतलब इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि रशियन वर्ड है। मैं आपको इसको थोड़ा हिंदी में बताता हूं। तो देखिए ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना। यानी कि ये अपनी अर्थव्यवस्था में, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में थोड़ा खुलापन लाना चाहते थे, और जो चीजें यहाँ पे खराब हो रखी थी उसको वापस से कहीं ना कहीं उसकी पुनर्रचना करना चाह रहे थे, वहां पे सुधार करना चाह रहे थे। ठीक है। और इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक सुधार तथा लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई थी। इन्होंने क्या किया था, सोवियत संघ के अंदर यानी कि यूएसएसआर के अंदर कहीं ना कहीं आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए भी काम करा, और वहां पे लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। क्योंकि देखो जो यूएसएसआर है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ज्यादा दबदबा था, और यहाँ पे लोकतंत्रीकरण था नहीं। जनता जो थी बहुत परेशान थी। कैसे परेशान थी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो इसको समझते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। इसमें क्या है देखिए, जब 1991 में 1991 में यूएसएसआर जब टूट गया था, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूएसएसआर जो था 15 गणराज्यों को मिलाकर बना हुआ था। 15 गणराज्य थे इसमें। अब यूएसएसआर टूट गया तो ये 15 के 15 देश जो है स्वतंत्र हैं, ये चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, एक स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बना लिया, यानी एक संगठन बना लिया। उसमें कुछ ही देश शामिल हुए थे। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद, कब विघटन हुआ, 1991 में 15 नए देशों का उदय हुआ। ये 15 नए देश कौन थे, जो कि पहले यूएसएसआर में शामिल थे। इन सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बना लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। इसमें से आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है हमेशा, जब भी पूछा जाएगा। ठीक है। और इसकी सदस्यता स्वैच्छिक थी। स्वैच्छिक का मतलब क्या है, अगर कोई इसमें शामिल होना चाहता है तो इसमें शामिल हो सकता है, अगर कोई शामिल नहीं होना चाहता तो इसमें शामिल नहीं होए, कोई जरूरी नहीं था। ठीक है। और ये एक ऐसा संघ है जो अपने देशों के बीच व्यापार, श्रम और वस्तुओं की आवाजाही बनाए रखता है। ठीक है। यानी कि जो इसके अंदर स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल के अंदर जो देश इसमें शामिल हैं, उनके बीच में व्यापार अच्छा बना रहे, श्रम और वस्तुओं का आवाजाही बनी रहे, ठीक है, आदान प्रदान हो सके, इसके लिए ये संघ जो है काम करता है। अब बात करते हैं आगे सोवियत संघ के विघटन के कारण। इसको मैं बताऊंगा, ये 6 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, और पहले ही बता रहा हूं इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद करके रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे। देखिए सबसे पहला कारण क्या था कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। अब देखिए सोवियत संघ जो था, यहाँ पे एक पार्टी की सरकार थी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सत्तावादी थी। सत्तावादी मतलब उन्हें अपने आप से मतलब था, जनता के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो दुख में है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है। इसलिए वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। तो ये एक सोवियत संघ के विघटन का कारण है। नेक्स्ट कारण है कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का सिकंजा कसता चला गया। अब नौकरशाही का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए नौकरशाही क्या होते हैं, जो सरकार के, जो सत्ता में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, इनका पूरा दबदबा था। इनके दबदबे के कारण क्या था, जो आम जनता थी कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती थी, उनको समस्या होती थी। इस कारण से सोवियत संघ जो था टूट गया था। और कारण देखते हैं, एक ही पार्टी का राजनीति पर अंकुश, कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भारत हमारा जो देश है, हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। कोई भी चुनाव लड़के, चुनाव जीतकर अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, इसी को सत्ता में आना है। कोई दूसरी पार्टी के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं थी। अब जब एक ही पार्टी का शासन होगा तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाएगी, उसकी तानाशाही चलेगी। तो ऐसा यहाँ पे हो रहा था, एक ही पार्टी का शासन था और कहीं ना कहीं इसकी तानाशाही चल रही थी। नेक्स्ट है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पे,
यानी इनके पास संसाधन थे, ध्यान रखिए इनके पास संसाधन बहुत थे, हमेशा से अमेरिका को बराबर की टक्कर देता था सोवियत संघ, लेकिन इन्होंने अपने संसाधनों का जो गलत इस्तेमाल कर दिया, ज्यादा से ज्यादा इन्होंने परमाणु हथियार बनाने में अपने संसाधन लगा दिए। ठीक है, अब सोचो वहां की जनता इतनी त्रस्त है, इतनी दुखी है, जनता पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन हथियारों को बढ़ाने पे पूरा ध्यान था, इसलिए भी कहीं ना कहीं इनको नुकसान हुआ। अगला है कि प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के देशों की तुलना में पीछे होना। बिल्कुल, देखिए क्या था, यूएसए जो था, अमेरिका जो था, वो इनसे, सोवियत संघ से बहुत आगे निकल चुका था, और ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ चुके थे, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, रूस का प्रभावशाली रूस का वर्चस्वशाली होना, यानी कि रूस का जो प्रभाव था वो बहुत ज्यादा था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो यूएसएसआर है उसमें 15 गण राज्य थे, 15 गण राज्यों को मिलाकर यूएसएसआर बना था, उसमें से एक था रूस। अब रूस जो था वो इतना ताकतवर था, इतना ज्यादा ताकतवर था कि बाकी 14 गण राज्य जो थे उनकी उतनी नहीं चलती थी, अब जो भी चलती थी वो रूस की चलती थी उसमें। तो सभी को ऐसा लगता था, यूएसएसआर के बाकी गण राज्यों को यह लगता था कि कहीं ना कहीं वो दमित महसूस करते थे, दमित और शोषित, उन्हें लगता था बस रसिया की ही वैल्यू ज्यादा है। तो इसके कारण भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसके कारण भी इसका विघटन हुआ। नेक्स्ट है गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध, ये भी। अब देखिए, मिखाइल गोरबाचेव जो थे वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ में सुधार करना चाहते थे। ठीक है, उनकी जो नीयत थी सोवियत संघ को लेकर वो बहुत ठीक थी, वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं सोवियत संघ में सुधार कर दें, सोवियत संघ को अमेरिका के बराबर में ले आए। ठीक है, वो ये चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल उल्टा। उन्होंने तो किए सुधार, लेकिन उनकी ही पार्टी के लोगों ने उनके सुधारों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब जब अपनी ही पार्टी के लोग विरोध करेंगे तो कैसे हो पाएगा सुधार, तो समझिए, तो इसकी वजह से भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। बिल्कुल, देखिए एक पॉइंट ये भी है कि सोवियत संघ में जो अर्थव्यवस्था थी कहीं ना कहीं रुक गई थी, और यहाँ पे जो उपभोक्ता वस्तु थी उसकी कमी हो गई थी। देखिए, सोवियत संघ उपभोक्ता उद्योग के मामले में इतना आगे था कि वहां पे पिन से लेकर कार तक का निर्माण होता था, आपने बुक में पढ़ा होगा, पिन से लेकर कार तक का। इसका मतलब क्या है कि वहां पे छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज जो है घरेलू लेवल पे ही बना ली जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। एक समय ऐसा था कि सब चीज यहीं पे बनती थी, लेकिन अब इनको बाहर से मंगानी पड़ रही है, तो ये इनके साथ समस्या थी। ये तो हो गए सोवियत संघ के विघटन के कारण। अब बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, 6 नंबर में ये भी आता है। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के अगर आपको कारण समझ में आ गए तो परिणाम भी आपको आसान लगेंगे। अब बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। देखिए, जैसे ही सोवियत संघ, मैंने आपको बताया था दो महाशक्ति थी, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, 1991 में यूएसएसआर खत्म। अब जैसे ही ये खत्म होता है तो क्या असर होता है ये समझिए। जैसे ही ये खत्म हुआ, शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि शीत युद्ध किन के बीच में था, इन दोनों के बीच में था। अब जब एक महाशक्ति खत्म हो गई तो जाहिर सी बात है कि शीत युद्ध होगा किन के बीच में, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय। अब दुनिया में पहले दो ध्रुव थे, दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक गुट क्या था, यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। अब यूएसएसआर नहीं बचा तो कौन बच गया, यूएसए बच गया। यानी अब दुनिया में एक ध्रुवीय विश्व हो चुका है, और अमेरिका जो है वो एकमात्र महाशक्ति बन के उभरा है। ठीक है, ताकतवर बन के उभरा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हथियारों की होड़ की समाप्ति। अब इन दोनों के बीच में हथियारों की होड़ होती थी कभी, अब जब यूएसएसआर बचा ही नहीं तो हथियार की होड़ भी जो थी वो खत्म हो गई। नेक्स्ट है सोवियत गुट का अंत और 15 नए देशों का उदय। सोवियत जो गुट था वो खत्म हो जाता है, और जो 15 उसके गणराज्य होते हैं वो नए देश के रूप में सामने आते हैं। अगला है कि रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, रूस जो है, सोवियत संघ जब खत्म हो जाता है तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बन जाता है। अब देखो, सोवियत संघ को यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है, जिसको हम बोलते हैं यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में इसको बोलेंगे सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसमें जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ है, इसको परमानेंट मेंबर यानी वीटो पावर मिली हुई थी यूएसएसआर को। अब यूएसएसआर तो बचा नहीं, तो इसकी वीटो वाली जो सीट थी वो किसको चली गई, रसिया को चली गई, यानी रूस को चली गई। तो अब कहने का मतलब है कि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना है, बचा है, वो कौन है, रूस। ठीक है, आगे देखते हैं।
विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन, बिल्कुल। दुनिया की राजनीति में पहले दो महाशक्ति होती थी, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ। जैसे ही सोवियत संघ खत्म हो जाता है तो एकमात्र महाशक्ति बचते हैं अमेरिका, यानी विश्व की राजनीति में शक्ति संबंध में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आ जाते हैं। फिर समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया, बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसको समझिए। देखिए क्या हुआ कि दुनिया भर में यही चल रहा था कि यूएसए कहता था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो बेहतर है, ठीक है। लेकिन यूएसएसआर जो है, सोवियत संघ जो है, वो कहता था कि समाजवादी जो विचारधारा है वो बेहतर है, ये बताता आ रहा था। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर खत्म हो जाता है तो अब ये जो विचारधारा थी इस पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि अगर ये व्यवस्था इतनी ही बेहतर होती तो क्यों ये खत्म हो गया, लोग ये भी पूछने लगे थे। तो ये हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है शॉक थेरेपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें से 4 नंबर में क्वेश्चन आता है अगर आता है तो। और शॉक थेरेपी के परिणाम ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो पहले शॉक थेरेपी को समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही यूएसएसआर खत्म हो जाता है तो ये जो 15 गणराज्य होते हैं ये कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था को बेहतर मानने लग जाते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाते हैं, अपना लेते हैं उसको। तो ये कैसे होता है, इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि जैसे ही साम्यवाद का पतन हो जाता है उसके बाद सोवियत संघ के जो देश थे इनको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसके द्वारा निर्देशित एक मॉडल था जिसको इनको अपनाना पड़ा। ये जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो एक मॉडल बताया था इसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं, ठीक है। और इस मॉडल के तहत साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद को इन्होंने अपनाया था और इसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको और आसान शब्दों में समझाता हूं। देखिए शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी के तहत जो पूर्व सोवियत संघ के देश थे, यानी जो पहले कभी सोवियत संघ में होते थे, उन देशों को अब क्या करना था, अपनी पुरानी जो साम्यवादी जो विचारधारा थी उसको छोड़ देना था, ठीक है। और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था और जिस मॉडल के तहत अपनाना था उस मॉडल को ही शॉक थेरेपी कहा गया है। वो मॉडल किसने दिया था, विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में काफी पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आता है ये पेपर में। क्वेश्चन ये आपसे बनता है कि बताइए जो शॉक थेरेपी है इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए शॉक थेरेपी की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो मिल्कियत होती है, मिल्कियत का मतलब यहाँ पे सत्ता से है, सरकार से है, ठीक है। यानी मिल्कियत का प्रमुख रूप जो है वो निजी स्वामित्व है। पहले क्या होता था, समाजवादी व्यवस्था में निजी स्वामित्व बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है, साम्यवादी व्यवस्था में बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब ये पूंजीवादी व्यवस्था में आ गए हैं तो यहाँ पे निजी स्वामित्व का बहुत महत्व है। सेकंड क्या है, राज्य की संपदा का निजीकरण। जो राज्य की जो भी संपत्ति है उस सब का क्या होना है, अब निजीकरण होना है, यानी प्राइवेटाइजेशन होना है, क्योंकि पूंजीवाद में यही चलता है। अब इनको साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद की तरफ आना है, ठीक है। नेक्स्ट है सामूहिक फार्म को निजी सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म। जो कभी पहले सामूहिक फार्म होते थे अब उसको भी निजी फार्म में बदलना पड़ेगा, यानी कि पूरी तरीके से इनको पूंजीवाद की तरफ आना पड़ेगा। फिर है मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। देखिए फ्री ट्रेड जो व्यवस्था होती है ये कहां पे होती है, पूंजीवादी व्यवस्था में होती है। अब जब ये पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रहे हैं तो इनको मुक्त व्यापार को भी अपनाना पड़ेगा। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, यानी आपस में जो व्यापार करते हैं दो देश तो अपनी जो मुद्रा है उसको भी आपस में परिवर्तन यानी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं ये। नेक्स्ट है कि पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, ठीक है, पश्चिमी देशों की जो भी आर्थिक व्यवस्था है उससे इनको जुड़ना पड़ेगा। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। अब सोचिए कि पूंजीवाद व्यवस्था को अपनाना है, उसके अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इनको सीधा सीधा ये कह दिया कि पूंजीवाद को अपनाना है, उसके अलावा कोई दूसरी व्यवस्था को तुम्हें नहीं अपनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, शॉक थेरेपी के परिणाम इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पे भी थोड़ा सा उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, देखो शॉक थेरेपी को अपनाने से पहले इन्होंने सोचा था कि शॉक थेरेपी को अपनाएंगे यानी कि साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ हम जब जाएंगे तो हम भी अमेरिका की तरह डेवलप हो जाएंगे। इनको ऐसा लगा था कि शॉक थेरेपी को अपनाने से इनका विकास हो जाएगा, ये डेवलप हो जाएंगे, इनको फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शॉक थेरेपी के इनको फायदे की जगह नुकसान हो गए। तो क्या क्या हुआ, परिणाम देखते हैं। इस शॉक थेरेपी को अपनाने से पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया और 90% जो इनके उद्योग थे जिनकी कभी मतलब अच्छी कीमत होती थी वो उद्योग निजी कंपनियों को बेच दिए गए, वो भी बहुत कम कीमत में, औने पौने दामों में। औने पौने दाम का मतलब क्या है कि कोई बहुत ज्यादा
कीमत की चीज है उसको बहुत ही कम पैसों में बेच देना, इसको बोलते हैं औने पौने दामों में बेच देना। इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। आप ये सोचिए कि कितना इनके साथ गलत हुआ कि इन्होंने ये सोचा था शॉक थेरेपी को अपनाने से इनको लाभ होगा, लेकिन इनके साथ क्या हो गया, उसका कहीं ना कहीं नुकसान ही हो गया। इसके बाद क्या हुआ, जो रूस की मुद्रा थी रूबल, ठीक है, रूस की मुद्रा रूबल थी, उसमें गिरावट आ गई। अब जब मुद्रा में गिरावट आई तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी। जब महंगाई बढ़ गई तो खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, खाने पीने की चीजों की भी कमी हो गई थी, वो बाहर से इनको मंगानी पड़ी थी। पहले क्या होती थी, सरकार इनको सब्सिडी देती थी यानी रियायत देती थी एक समय में। अब सरकार ने वो रियायत भी समाप्त कर दी यानी सब्सिडी भी खत्म कर दी। अब जैसे ही सरकार ने सब्सिडी खत्म की, ऐसे ही क्या हुआ, लोगों पे कहीं ना कहीं बोझ पड़ना शुरू होगा। तो ऐसे में जो अमीर थे, अमीर लोग जो थे वो तो अमीर ही रहे, उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो गरीब लोग थे वो बहुत ज्यादा गरीब हो गए। तो अमीर और गरीब के बीच में तीखा विभाजन हो गया। ये थे कुछ शॉक थेरेपी के परिणाम। अगला टॉपिक है हमारा संघर्ष और तनाव। अब देखिए, संघर्ष और तनाव में एक या दो क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो भी आएगा 1 मार्क्स में, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ का मतलब ये है कि जब सोवियत संघ था, अब तो सोवियत संघ टूट चुका है, लेकिन जब सोवियत संघ था तो उस समय जो ज्यादातर जो गणराज्य थे, सोवियत संघ के जो ज्यादातर गणराज्य थे, वो हमेशा संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र में रहते थे, यानी हमेशा वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई दिक्कत रहती रहती थी, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे बताना था। तो वो कौन कौन से, अब यहाँ पे देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, रूस के 2 गणराज्य हैं, एक चेचन्या और एक दागिस्तान। तो यहाँ पे हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले, तो पेपर में आपके क्वेश्चन आया हुआ था एमसीक्यू में, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, ऐसे आया हुआ था क्वेश्चन कि रूस के 2 गणराज्य डैश और डैश, खालिस्तान दे दिया था, में हिंसक और अलगाववादी आंदोलन चले। ऑप्शन में आपको दे रखा था चेचन्या और दागिस्तान, चेचन्या और अन्य, और तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ऐसे करके दे रखे थे ऑप्शन में। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 2 थे, ठीक है। तो ये आया हुआ है। इसके बाद मध्य एशिया में ताजिकिस्तान जो है, ये 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। तो ये भी आपके पेपर में पूछा हुआ है, आएगा तो केवल 1 नंबर में आएगा, आपको ये भी याद करके रखना है। अजरबैजान की बात करें तो यहाँ पे एक प्रांत था जिसका नाम था नगर्नो काराबाग। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कुछ अर्मेनियाई लोग थे वो चाहते थे इससे अलग हो जाएं, यानी अजरबैजान से अलग होकर अर्मेनिया में मिलना चाहते थे, ठीक है। और देखो और क्या है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जॉर्जिया है, जॉर्जिया में 2 प्रांत थे, वो स्वतंत्रता चाहते थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी गृह युद्ध चल रहा था, ये भी गृह युद्ध लड़ रहे थे। फिर यूक्रेन हो गया, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, यहाँ पे भी जो मौजूदा शासन था उसको उखाड़ने के लिए आंदोलन चल रहे थे। ऐसा ही पूर्वी यूरोप में भी हुआ। यहाँ पे है चेकोस्लोवाकिया, नाम याद रखना, ये भी पेपर में आया हुआ है, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा हूं, पेपर में बहुत पूछा जाता है। चेकोस्लोवाकिया जो है ये शांतिपूर्वक तरीके से 2 हिस्सों में बट गया, एक तो बन गया चेक और एक बन गया स्लोवाकिया। अगर आप वर्ल्ड के मैप में देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बाल्कन क्षेत्र, इसमें से आपके पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है, बहुत रेयर, पर बाल्कन क्षेत्र में आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या है कि देखिए, बाल्कन क्षेत्र में जो सबसे गहरा संघर्ष चला, जो सबसे खतरनाक संघर्ष चला, वो था युगोस्लाविया में। अब युगोस्लाविया में क्या होता है, युगोस्लाविया जो है वो कई हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है। तो 1991 में क्या होता है कि युगोस्लाविया जो है कई प्रांत में टूट गया। इसी में से बोस्निया हर्जेगोविना बन गया, स्लोवेनिया बन गया, क्रोएशिया बन गया, ठीक है। ये सब इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, और यहाँ पे नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ गया था। युगोस्लाविया पर बमबारी भी की गई, ठीक है। वहां पे जो लोग थे कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी हुआ, यहाँ पे जातीय संघर्ष भी हुआ, गृह युद्ध भी हुआ। तो सबसे ज्यादा जो संवेदनशील रहा है बाल्कन क्षेत्र में वो युगोस्लाविया रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है भारत और पूर्व साम्यवादी देश। नेक्स्ट है भारत और पूर्व साम्यवादी देश। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध जो थे वो अच्छे थे, ठीक है। जितने भी साम्यवादी देश हैं सभी के साथ भारत के संबंध अच्छे थे, लेकिन रूस के साथ भारत के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे थे, ठीक है। रूस हमारा हमेशा से मित्र रहा है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि बहुध्रुवीय विश्व क्या होता है। तो देखिए, पहले क्या था, विश्व 2 ध्रुवीय था, एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, यानी दुनिया में 2 ही महाशक्ति थी।
लेकिन भारत और रूस ये चाहते थे कि विश्व बहुध्रुवीय हो, यानी दुनिया में बहुत सारे देश हों और सभी ताकतवर हों। ठीक है, बहुध्रुवीय विश्व हो, केवल दो महाशक्तियों के बीच में जो शक्ति है वो मंडराए नहीं, ऐसा भारत और रूस चाहते हैं। दोनों ही अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल चाहते हैं, यानी भारत भी यही चाहता है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे झगड़े होते हैं उसका जो हल किया जाए वो बातचीत के जरिए किया जाए। ऐसा भारत भी चाहता है और ऐसा रूस भी चाहता है। संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने में और लोकतंत्र में दोनों ही देश विश्वास रखते हैं। क्लियर है? आगे देखो, 2001 में भारत और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौते पे हस्ताक्षर भी हुए हैं। और भारत जो है वो रूस के हथियारों को खरीदता है, यानी भारत जो है कहीं ना कहीं रूसी हथियारों का एक बड़ा खरीदार भी है। ठीक है, रूस से तेल का आयात भी किया जाता है और परमाणविक योजना और अंतरिक्ष योजना में रूस जो है कहीं ना कहीं भारत की मदद भी कर रहा है। क्रायोजोनिक रॉकेट वगैरह देकर कहीं ना कहीं रसिया ने इंडिया की हमेशा हेल्प करी है। अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो उज्बेकिस्तान में भारतीय कलाकार जो है उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें। जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।